Hello dear students. In this lecture we are going to study about the D block elements. तो D block elements के बारे में हम जानकारी लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम एक स्लाइड से। इन द ट्रांजिशन सीरीज इनको क्यों कहा जाता है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। और ये हमारे पास 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज, ठीक है। 3D में कौन आता है? स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये आते हैं 3D सीरीज में। 3D में क्यों? क्योंकि यहां पर जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो रही है वो 3D सबसेल है। 4D यहां पर यट्रियम है, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये है हमारे पास इसके अंदर। लुटेटियम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन। यहां पे लुटेटियम की जगह पे La आता है, लैंथेनम। क्या आता है? लैंथेनम। ये कुछ चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है या फिर 3D सीरीज हम कहते हैं वो कहां से कहां होता है? स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, मतलब 21 से लेकर 30, एटॉमिक नंबर 21 टू 30 ये आ जाता है स्कैंडियम टू जिंक। और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो है जिसको हम 4D सीरीज भी कह देते हैं वो कहां से होता है? ध्यान रखिएगा, यट्रियम से लेकर के कैडमियम। कहां से? यट्रियम से कैडमियम। ये 39 टू 48। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि जिंक और कैडमियम जो होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो होते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर नहीं आते हैं। फिर आ जाता है लैंथेनम, ध्यान रखिएगा ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। फिर हाफनियम से लेकर के मरकरी, इसके बीच में जो आपको गैप दिख रहा है 14 एलिमेंट्स का वो होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। सेम टू सेम यहां पर भी इसके बीच में जो गैप दिख रहा है वो क्या है हमारे पास? ध्यान रखिएगा ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स हैं। ये एक्टेनियम है। इसके बाद एक्टेनियम के बाद आता है जिसको एक्टेनाइट सीरीज कहा जाता है। लैंथेनम के बाद आते हैं 14 एलिमेंट्स, इसको इसके लोग लैंथेनाइट सीरीज कहा जाता है। अब आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में कुछ बातें। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स विच हैज पार्शियली फिल्ड पेन अल्टीमेट डी सबसेल इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। हमने क्या कहा था प्रीवियस लेक्चर में? हमने बात की थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट से हमारा मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर सेल से इनर सेल की तरफ क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। तो हम उसको कहते हैं ट्रांजिट करना इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब क्या है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। मैंने आपको कहा था कौन कौन से? एक होता है जिंक, दूसरा कौन सा होता है? कैडमियम, और तीसरा कौन सा होता है? मर्क्यूरी। ये तीनों के तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आते हैं लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है पार्शियली फिल्ड डी सबसेल इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या है कि ये जनरली पार्शियली फिल्ड डी सबसेल होगा या कंप्लीटली फिल्ड होगा, या तो हाफ फिल्ड होगा या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा डी सबसेल का। जैसे कि हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा भी है। क्या देखा हमने? ये देखा है कि डी के अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है, क्या होता है? n-1 d 1 to 10 and ns 0 to 2। ये होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होता है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। यहां पर 0 क्यों लिखा गया है? ध्यान रखिएगा, एक केस होता है जिसमें हमने बाद में कभी जानेंगे, जिसमें आप जानते हैं एक होता है वर्ड पैलेडियम, एक एलिमेंट होता है पैलेडियम। कौन सा? पैलेडियम। पैलेडियम के अंदर ये किस में आता है? ध्यान रखिएगा 4D में। किस में आता है ये? 4D में। पैलेडियम में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? AR, और क्या होता है हमारे पास? 4D 10 और 5s 0। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है।
इसमें फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है डी के अंदर और एस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा यहां पर NS022। अब 0 to 2 का मतलब क्या है? 1 भी होगा और 2 भी होगा। 1 किस में आएगा? तो आपको पता है एक होता है क्रोमियम। कौन होता है? क्रोमियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ध्यान रखिएगा, यहां पर Ar के जगह पे आप कर लीजिए Kr, यहां पर Kr होगा क्रिप्टन। यहां पर क्या लिखेंगे हम? Ar, यहां पे लिखेंगे 3d5 और 4s1, यहां पर 1 होता है, इसीलिए 0 to 2 लिखा हुआ है। एक और नॉर्मल केस ले लो, जैसे ले लेता हूं मैं स्कैंडियम। कौन सा ले लेता हूं? स्कैंडियम। स्कैंडियम में क्या होता है? Ar, कौन सा होता है? 3d1 और 4s में कितने होते हैं? 2। तो देखिए यहां पर 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, इसीलिए ये 0 to 2 लिखा जाता है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ये बात? अच्छा, अब आते हैं वापस से स्लाइड की तरफ। यहां पर ये जो चीज लिखी हुई है 1 to 2, ये पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा लिखा मिल जाता है एमसीक्यू के अंदर, तो ये सही भी माना जाता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो है वो NS0 to 2 ये करेक्ट आंसर है। इसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें NS0 to 2 लिखा हुआ होता है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, अच्छी बात है। अब आ जाती है नेक्स्ट चीज जिसको कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहा जाता है इसको? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या आ जाता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ रखा है। कहां पढ़ा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। क्या पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर? कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, और कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं? कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं तो ध्यान रखिए। आपको पता है हमने एक एग्जांपल जैसे ले लिया K4FeCN और 6 CN6, K4FeCN6। तो आप यहां पे जो Fe देख रहे हो ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या है ये? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में जनरली हम क्या यूज करते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज करते हैं। और यहां पर इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। क्या कहा जाता है इसको? मेटल। क्योंकि इसके अंदर जो है जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट जो भी आपको देखने को मिलते हैं, उसके अंदर ध्यान रखिएगा मेटालिक बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग होती है? मेटालिक बॉन्डिंग होती है। और जहां पर भी मेटालिक बॉन्डिंग होगी वहां पर ध्यान रखिएगा वो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा? एक मेटल की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है? मेटल की तरह। मतलब क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है प्रीडोमिनेंटली मेटल्स होते हैं। और ये हमने बहुत पुरानी क्लास में 10th क्लास में 9th क्लास में 8th क्लास में ये चीज पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं जनरली किस फेज में मिलते हैं हमको? सॉलिड स्टेट में। मेटल्स हमको जनरली किस स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में। एक्सेप्शनल केस है, एक ही है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है, वो कौन सा है? मरकरी। कौन सा है? मरकरी हमको किस में मिलता है? लिक्विड स्टेट में। और जो गैलियम है, कौन सा? गैलियम। और दूसरा हमारे पास आ जाता है गैलियम के बाद गैलियम ही है। गैलियम जो है बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होती है। क्या होती है इसकी? मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो। वेरी लो से मतलब क्या है कि जब इसको आप हाथ में ही रखोगे गैलियम को तो ये पिघल जाएगा। जो अपने हाथ के अंदर, पाम के अंदर की जो एनर्जी है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है गैलियम और मेल्ट हो जाता है। तो गैलियम जो है ये वेरी सॉफ्ट मेटल में आता है हमारे पास। और ध्यान रखिएगा जो सोडियम है, जो पोटेशियम है और लिथियम है, ये नाइफ से भी आप कट कर सकते हैं, तो ये भी सॉफ्ट मेटल में आता है। किसमें आते हैं? सॉफ्ट मेटल। तो एक्सेप्शनल केसेस ये हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो अगर मेटल है तो सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, और सॉलिड स्ट्रक्चर है तो उसका प्रीडोमिनेंटली
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्या रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। यही चीज इसके अंदर बात करनी है, ठीक है। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई रहेगी, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे जहां पर आपको देखने को मिलेगा इसका लो मेल्टिंग पॉइंट। तो हम डी ब्लॉक के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो डी ब्लॉक के रेफरेंस में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जनरली देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि इसमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। अच्छा, अब कहानी आती है कि सॉरी कि स्पेसिफिक केसेस के बारे में, जैसे कि जिंक होता है, कैडमियम होता है, मरकरी होती है। मैंने आपको बताया कि मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलता है, जिंक का कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल होता है, कैडमियम का भी फील्ड ऑर्बिटल होता है, लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट होते हैं तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है। फिर आ जाता है मैग्नीज एंड टेक्नेटियम, इनका भी एबनॉर्मल लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये डेटा है जो हमको पता होना चाहिए, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो ग्रुप नंबर 6 में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। ये बात आप जानते हैं कि फिलामेंट जो होता है, बल्ब का जो फिलामेंट, उसमें हम क्या यूज करते हैं? टंगस्टन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टंगस्टन यूज करते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमारे पास क्या है, ध्यान रखिएगा, मैंगनीज है, ठीक है, मॉलिब्डेनम है और साथ में टंगस्टन है, ठीक है। मैंगनीज, मॉलिब्डेनम और कौन सा है? सॉरी, क्रोमियम है, सॉरी, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं। ये तीनों के तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं। और ये कौन से ग्रुप में आते हैं आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। तो 24 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये कौन से में आ जाएगा। तो 2 प्लस आप कर लीजिए 4, 2 प्लस 4 कौन सा हो जाता है? 6। तो ये 6 ग्रुप का पार्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ये? 6 ग्रुप। एक फार्मूला होता है जनरली, आप 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल ये कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्रोमियम एक्सेप्शनल केस होता है, मैंने अभी आपको बताया था। क्रोमियम Ar 3d5 और 4s1 लिखा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे स्विच कर जाता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इसके अंदर 4 होने चाहिए थे। डी के अंदर कितने होने चाहिए थे? 4। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहां पर 4 रख देते हैं, 4 प्लस 2 कर देते हैं, तो ग्रुप नंबर क्या आ जाता है? 6। तो ये 6th नंबर ग्रुप का पार्ट है। क्रोमियम की बात कर ले, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ये किस में आ जाता है? 3d सीरीज। ये किस में आता है? 4d सीरीज। ये किस में आता है? 5d सीरीज। 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, ठीक है। अब इन तीनों में अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा होता है 5d। किसका होता है? 5d। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर होता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है? साइज छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? साइज छोटी, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जब साइज छोटी हो जाती है तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होती। तो जब जल्दी मेल्ट नहीं होगी तो 5d वाली सीरीज वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका इंक्रीज्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसमें भी सबसे ज्यादा किसका होता है? टंगस्टन। ये क्या है? टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। ये क्या है हमारे पास? मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम ज्यादातर आप देखेंगे कहां पर यूज में आता है? हार्बर्स प्रोसेस में, अमोनिया बनाते हैं हम जिसमें। और ये क्या है हमारे पास? क्रोमियम। क्या है ये? क्रोमियम, ठीक है। अच्छा, तो 5d के बाद कौन सा आ जाता है? 4d। फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है? 3d। ये होती है मेल्टिंग पॉइंट की ऑर्डर। ये होता है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। सेम टू सेम बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर होता है। 5d में क्यों जाता है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। 4d क्यों? मोलर मास बढ़ जाता है। 3d सबसे कम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो अब देखिए यहां पर
ये बनाया हुआ हमारे पास ग्राफ, क्या बनाया हुआ ये ग्राफ, ठीक है। तो आप यहां पर सबसे ऊपर साइड में आप किसको देख रहे हो, टंगस्टन को देख रहे हो। यहां पर सबसे ऊपर आप किसको देख रहे हो, मॉलिब्डेनम को। यहां पर सबसे ऊपर आप किसको देख रहे हो, क्रोमियम को, ठीक है। ये किसमें है 5D, ये किसमें है 4D और ये किसमें है 3D। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट का क्या रहेगा, 5D वाला। इनके कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा रहेगा, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज द रीजन। और यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हाफनम से टेंटनम की तरफ और टंगस्टन की तरफ, तो क्या हो जाता है, साइज छोटी होने लग जाती है, साइज और छोटी होती है। क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लग जाता है तो साइज छोटी हो जाती है। साइज छोटी होती है तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन से इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो सेम टू सेम इसमें ये कहानी होती है। फिर एबनॉर्मली आप देखेंगे यहाँ पर डिक्रीमेंट मिलता है। क्यों मिलता है, ध्यान रखिएगा, इन सब में डिक्रीमेंट इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। समझते हैं इस कहानी को, क्या कहानी है इसकी, देखिए। जनरली मैं 3D में बता दूंगा आपको, 4D और 5D में आप अपने आप प्रेडिक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, जब हम 3D की बात करते हैं, 3D में कौन आता है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फिर आ जाता है हमारे पास मैंगनीज, फिर आ जाता है हमारे पास आयरन, आयरन के बाद आ जाता है कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आ जाता है निकल, निकल के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आ जाता है जिंक। इसका नंबर 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29 और ये 30। ये सारे हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है। अब कहानी क्या आती है कि इसके बाद क्या, तो होता क्या है कि जब हम यहां से यहां की बात करते हैं, यहां से यहां की बात करते हैं और यहां से यहां, इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। यहां पर मैं क्या देखना चाह रहा हूं, एटॉमिक रेडियस में वेरिएशन कि साइज के बेसिस पे ही हम बता पाएंगे कि मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ध्यान रखिए। अच्छा, होता क्या है कि यहां से यहां जब जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि यहां पर Z की वैल्यू बढ़ती है। Z क्या है यहां पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या है ये, न्यूक्लियर चार्ज। क्या है ये, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से मेरा यहां पर ये मतलब है, न्यूक्लियर से मतलब है कि कितने प्रोटॉन हैं। न्यूक्लियर का मतलब क्या है, आपको पता है चार्ज किसके कारण होगा न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन तो 0 होता है चार्ज, तो प्रोटॉन के कारण ही चार्ज मिलेगा हमको। तो प्रोटॉन के कारण हमको चार्ज यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, अच्छी बात। तो जैसे यहां से यहां जाएंगे, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ना मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ना मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना। क्या बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि यहां पर नंबर ऑफ सेल्स जो है, नंबर ऑफ सेल्स वो इंक्रीज नहीं हो रहे, वो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ सेल्स क्या है, कांस्टेंट। मतलब ये सारे के सारे 3D में ही बढ़े जा रहे हैं, मतलब कांस्टेंट है सेल्स, सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है ये बात। तो साथ साथ में जैसे जैसे आप इस तरफ जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है, Z स्टार इज इक्वल्स टू क्या होता है, Z माइनस सिग्मा। क्या होता है, Z माइनस सिग्मा, जिसमें कि Z क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। और ये जो सिग्मा है, सिग्मा हमारे पास क्या होता है, ध्यान रखिएगा, रिपल्सिव फोर्स। जिसको रिपल्सिव फोर्स को आप क्या कह सकते हो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला रिपल्शन। और ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाए और रिपल्सिव फोर्स कम रहे तो ये जो चीज है इसको कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। बढ़ क्यों गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, प्रोटॉन ज्यादा खींचेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। और जो रिपल्शन है, अगर रिपल्शन ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा उसको, इलेक्ट्रॉन को। किसको, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये है हमारे पास न्यूक्लियस। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है
अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएगा, अपने तरफ खींचेगा, तो साइज क्या होगी, छोटी हो जाएगी। इस एटॉमिक रेडियस कैसी हो जाएगी, छोटी। लेकिन यहीं पर अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए आपको, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो इसको रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल, रिपल्शन होगा इनर इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, इनर इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, तो रिपल्शन होगा तो ये साइज बढ़ाएगा। दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन, और रिपल्शन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण इसको दूर भेजेगा। तो दोनों फैक्टर काम कर रहे होते हैं। अब इसमें से ज्यादा कौन है, यही डिसाइड करेगा कि एटॉमिक रेडियस कम होगी या फिर ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही होगी, साथ में इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ता है। तो अगर हम बात करें तो आपने एक बार 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। शील्डिंग इफेक्ट से मतलब है हमारा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ एक्सपोज नहीं होने देता। ये शील्ड की तरह काम करता है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देगा। जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देगा तो क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, दूर रहेगा, न्यूक्लियस की तरफ नहीं आएगा तो साइज छोटी नहीं होगी तो क्या होगा, काम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसी में शील्डिंग इफेक्ट जो होती है वो एस की सबसे ज्यादा होती है, एस सबसेट, क्योंकि इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस को घेरा हुआ रखता है तो ज्यादा रिपेल करता है। फिर कौन आता है, पी, फिर कौन आता है, डी, और फिर कौन आता है, एफ। डी और एफ में लगभग कांस्टेंट रहता है मामला, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले ज्यादा किसमें, तो सबसे शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा जो होती है वो किसमें होती है, शील्ड करने की, डी में ज्यादा होती है, एफ में कम होती है। लेकिन ये लगभग कांस्टेंट रहता है, लगभग एक जैसा रहता है मामला, ज्यादा डी में फिर एफ। ठीक है, तो हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, डी के बारे में। तो डी का शील्डिंग कैसा होता है, पुअर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। शील्डिंग मतलब इसको रोक नहीं पा रहा, अपने स्ट्रक्चर के कारण रोक नहीं पा रहा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अट्रैक्ट होने लगेगा तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगेगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने लगेगी, रिपल्सिव फोर्स कम होने लगेगी, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। यही चीज लिखा हुआ है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, देखिएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहां से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो खींचेगा तो साइज छोटी होगी, साइज क्या होने लग जाएगी, छोटी होने लग जाएगी, ऐसे जाने पे। लेकिन क्या होता है यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बराबर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के बराबर। मतलब नेट इफेक्ट यहां पर, नेट चेंज इन एटॉमिक रेडियस होता ही नहीं है, कांस्टेंट रहता है। मतलब इन तीनों का साइज लगभग सेम रहेगा। लेकिन जब हम कॉपर और जिंक की बात करते हैं तो इनका जो है साइज जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में होने वाला रिपल्शन बढ़ जाता है। अब रिपल्शन से क्या होगा, रिपल्शन से क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा बाहर की तरफ, ताकि रिपल्शन को कम किया जा सके और स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो क्या करता है, इसको धक्का देगा तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगी, साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, साइज बढ़ने लगेगी। साइज बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, कॉपर और जिंक का एकदम से साइज इंक्रीज हो जाता है। अब इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर क्या फॉलो होगा, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा साइज होगा स्कैंडियम का, फिर किसका होगा, टिटेनियम का, फिर किसका होगा, मैंगनीज का, और मैंगनीज और जिंक का लगभग बराबर हो जाता है मामला। मैंगनीज और जिंक का लगभग एटॉमिक रेडियस बराबर होता है। फिर उसके बाद कौन आ जाता है, वैनेडियम, फिर कौन आता है, क्रोमियम, कौन आता है, क्रोमियम, फिर उसके बाद कौन आ जाता है, कॉपर आ जाता है। ध्यान रखिए, क्रोमियम के बाद कौन आने लग जाता है, कॉपर, और कॉपर के बाद आता है आयरन, और आयरन से हल्का सा बड़ा होता है, आयरन हल्का सा बड़ा होता है कॉपर से, कोबाल्ट से। आयरन हल्का सा बड़ा होता है कोबाल्ट से, और कोबाल्ट और निकल का लगभग सेम होने लगता है। लेकिन अगर ओवरऑल आप बात करेंगे तो ये तीनों का लगभग सेम जैसा हो जाता है, FeCO(Ni) लगभग सेम रहता है, लगभग सेम रहता है। तो ये होता है हमारे पास 3D सीरीज के बारे में। ऐसा ही बाकी में भी फॉलो होता है। ये है इसके पीछे का रीजन, एटॉमिक रेडियस। चलिए अब वापस आते हैं अपने स्लाइड पे।
ठीक है, यही सब सारी चीजें लिखी हुई है। तो अब अगर साइज इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा तो क्या होगा, साइज इंक्रीज हुई तो क्या होगा, फैल जाएगा, फैलेगा तो क्या होगा, फैलेगा तो क्या होगा, कम एनर्जी में ही मेल्ट हो जाएगा, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। समझ में आ रही बात है, इसलिए ये कहानी बनाया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एटॉमिक रेडियस मैंने आपको बता दिया अभी जस्ट। देखिए ये किसका लिखा हुआ रेड लाइन से, सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, ध्यान रखिएगा जो सबसे ऊपर होगा, कौन सा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि क्या होता है, एक वर्ड होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और एक होता है एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। ये वाला लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसमें होता है, ध्यान रखिएगा 4F में, मतलब 4F सबसेल वाला। ये वाला किसमें होता है, D सबसेल्स में, D ब्लॉक एलिमेंट में, और ये भी होता है 5F वाले में। F के दो होते हैं हमारे पास, पता है, एक 4F होता है, दूसरा 5F होता है। तो 4F में लेंथेनाइट, क्योंकि इसमें लेंथेनम से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, लेंथेनम, इसीलिए इसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। ये वाली जो चीज है एक्टेनाइट सीरीज कहां से चालू होती है, एक्टेनम से स्टार्ट होती है, इसीलिए इसको एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा अब बारी आती है हमारे पास कि ये बेसिकली होते क्या है, कहानी वही है कि इसमें D है, इसमें F है, तो आपको पता है सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, S, P, D और F। ये किसका ऑर्डर है, सील्डिंग इफेक्ट का, किसका ऑर्डर है, सील्डिंग इफेक्ट का, ठीक है, सील्डिंग इफेक्ट। तो सील्डिंग इफेक्ट इसके अंदर क्या है, किसमें पुअर है, D और F में पुअर है। D और F में पुअर है तो क्या होगा, ये वाला जो सेल है, जैसे ये बनाया हुआ है सेल, ठीक है, ये अलग अलग सेल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये सेल्स बनाए हुए हैं तो मान लेते हैं कि ये इनर सेल है, ये आउटर सेल है, ये इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से। तो क्या होता है कि अगर ये D और F वाला है, D और F वाला इलेक्ट्रॉन है, तो D का जो सबसेल है या फिर इसकी जो सील्डिंग इफेक्ट है वो कैसी है, पुअर, और F की उससे भी ज्यादा पुअर है, F की उससे भी ज्यादा पुअर है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका सील्डिंग इफेक्ट कैसा है, पुअर, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन जो उसको रिपेल नहीं कर पा रहा, रिपेल नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ। जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, बेसिकली F, D और इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर अट्रैक्ट होंगे तो इसमें साइज में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, साइज ऐसे छोटा होने लग जाएगा, इधर आ जाएगा, इसी को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना, मतलब कम हो जाना। तो कम किसके कारण से हुआ, इसके और इसके कारण, इसके पुअर सील्डिंग इफेक्ट के कारण, ठीक है। इसीलिए अगर D में हो तो इसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, F की बात करेंगे तो इसको 4F के अंदर अगर होगा तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और अगर 5F में होगा तो इसको एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यही वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4D और 5D में हमको ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए इसकी साइज जो है आप देखिए कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती हुई आपको दिख रही है। ग्रीन वाला कौन सा है, 3D, ये वाला कौन सा, ब्लू वाला 4D, ये कौन सा वाला है, 5D। तो सबसे कम साइज किसका होगा, जिसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है F का, D का उसके बाद होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो साइज छोटी होगी वो किसकी होगी, ध्यान रखिएगा, लेंथेनम वाला। लेंथेनम वाला कहां पर है हमारे पास, देखिए इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको रेडियस डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, सबसे ज्यादा रेडियस डिक्रीज होता हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा अब कहानी आती है कि इन तीनों के अंदर अगर हम बात कर ले तो सबसे ज्यादा 3D है, 5D है और 4D है, 3D है, 5D है और 4D है। इन तीनों के अंदर ऑर्डर क्या रहेगा, एटॉमिक रेडियस का। जैसे रेड वाली लाइन जो है वो किसके लिए है, ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए, 5D के लिए। ब्लू वाली जो लाइन है वो किसके लिए है, 4D के लिए, और ये किसके लिए है, 3D। तो हम क्या कहेंगे, 5D सबसे बड़ा, फिर 4D और फिर 3D।
क्या 5D सबसे बड़ा, फिर 4D और फिर 3D। अब आप कहेंगे ये क्या कर दिया सर, ये तो मजाक कर लिया आपने। अरे बेटा ये भी तो आप जानते होंगे, ग्रुप में जब हम मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने स्कैंडियम लिखा, स्कैंडियम के जस्ट नीचे कौन सा आ जाता है, यट्टरबियम आ जाता है, यट्टरबियम आ जाता है, क्या आ जाता है, यट्टरबियम आ जाता है। यहां पर कौन आ जाता है, लैंथेनम आ जाता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 21, कितना है 21, और इसका कितना हो जाता है 8 और 1 39 हो जाता है। इसका कितना हो जाता है 56, 9 8 17 57, इसका कितना हो जाता है 57। तो अब देख रहे हो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रही है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। इसीलिए जो 5D है ये बड़ा हो जाता है, फिर क्या होता है हमारे पास 4D, फिर कौन सा हो जाता है 3D। लेकिन अगर इनके अंदर की मैं बात करूं, 5D के अंदर बात करूं, जिसमें कि हमारे पास यहां पर F ब्लॉक एलिमेंट चालू हो जाता है इसके बीच में, और फिर यहां से आता है हाफनियम जो कि D ब्लॉक एलिमेंट है, लैंथेनम D है, हाफनियम D है, लेकिन इसके बीच में जो 14 एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स, सीरियम से जो स्टार्ट होता है SCE, सीरियम से जो स्टार्ट होता है, ये वाले जो होते हैं F ब्लॉक होते हैं। और F ब्लॉक में क्या होता है हमारे पास, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और इस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, हाफनियम का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, हाफनियम का साइज क्या हो जाता है, छोटा। तो अगर मैं बात करूं, आपको पता होना चाहिए कि ये Zn, जिरकोनियम और हाफनियम, इनको कहा जाता है ट्विन्स। क्या कहा जाता है, ट्विन्स। ट्विन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी एटॉमिक साइज लगभग सेम होती है। यहां पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका साइज छोटा हो जाता है, जो कि लगभग जिरकोनियम के जैसा हो जाता है, लगभग जिरकोनियम के जैसा हो जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा इसमें, देखिए। तो देखिए अब कहां पर जा रहे हैं हम, हाफनियम, हाफनियम ये रहा, हाफनियम और जिरकोनियम। रेड लाइन और ब्लू लाइन को देखिए, यहां पर ये लगभग सेम दिख रहा है, ये थोड़ा सा आगे हो गया, ये थोड़ा सा आगे हो गया, तो मतलब हमारे पास क्या है कि ये लगभग सेम जैसा दिखना चालू होगा। कौन कौन सा, जिरकोनियम, हाफनियम, नोबियम और टेंटलम। कौन सा, जिरकोनियम और हाफनियम, नोबियम और टेंटलम, मॉलिबेडनम और टंगस्टन। कौन कौन सा बोला मैंने, जिरकोनियम, हाफनियम, नोबियम, टेंटलम, मॉलिबेडनम और टंगस्टन। इन तीनों को ट्विन्स कहा जाता है। इन तीनों को क्या कहा जाता है, ट्विन्स। मतलब इनकी साइज लगभग सेम होती है, आपको दिखेगी। समझ में आ गई बात। अब आ जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या आ जाता है हमारे पास, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये बात तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। देखिए बताते हैं इसको, होता क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है the amount of energy required to extract an electron from an isolated होना चाहिए, मतलब रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, पहले आइसोलेटेड गैसियस होना चाहिए क्योंकि उसमें कम ज्यादा वेरिएशन हमको देखने को मिल सकता है, एंड न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल एटम। क्या क्या होना चाहिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट, निकालने के लिए, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम लगाते हैं, एटम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड, मतलब उससे पहले किसी के साथ में रिएक्ट ना किया हुआ हो, न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, और गैसियस जिसमें वेरिएशन ज्यादा मिले ताकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखे, इसीलिए गैसियस। तो हम इसको क्या कहते हैं, इज टर्म्ड एज आयोनाइजेशन
एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। अच्छा, अब कहानी आती है हमारे पास अलग अलग टाइप की। जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया, क्रोमियम ले लिया, क्या ले लिया मैंने? क्रोमियम, ठीक है। और मैंने ले लिया, जैसे मान लेते हैं मैंगनीज ले लिया, एक क्रोमियम ले लिया, दूसरा मैंगनीज ले लिया, ठीक है। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका 25 होता है। कितना होता है? 24, और इसका कितना होता है? 25। अब आपसे पूछा गया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताइए इनका, तो आप सबसे पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। क्या होता है इसका? Ar, ये होता है 3d5 और 4s1। यहां पर इसका कितना होता है? Ar, इसका होता है 3d5 और होता है 4s2। 3d5 और 4s2, यहां पर होता है 3d5 4s1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। यहां पर ये जो है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि d की कैपेसिटी कितनी है? 10, और उसका आधा अगर देखें d5, तो ये क्या कहलाता है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और s में ये कैसा है? फुल फिल्ड, ठीक है। इस पे तरफ ध्यान देंगे तो ये क्या है? हाफ फिल्ड, और ये भी क्या है? हाफ फिल्ड। दोनों के दोनों हाफ फिल्ड है। यहां पर एक फुल फिल्ड और एक हाफ फिल्ड है, तो दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? इसमें एक फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड, और इस तरफ क्या है हमारे पास? बार बार तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, इसमें अगर इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर हम बात कर ले तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? मैंगनीज की जो है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी किसके रेस्पेक्ट में? क्रोमियम के रेस्पेक्ट में। रीजन क्या हो जाएगा? इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या होगी? ज्यादा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर इसकी ज्यादा है, मतलब क्या है कि भाई साहब ये ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल है तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसीलिए ये चीजें होनी चालू होती है। अब कहानी आती है नेक्स्ट कि अगर मैंने क्या किया, क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, इसको कहा जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। अब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 की मैं बात करूंगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो ये क्या हो जाएगा? Ar 3d5, और ये 4s में कितना बच जाएगा? 0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। Ar 3d5 और 4s 0 हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करेंगे, यहां पर ये किसकी बात है? ये क्रोमियम की बात है। अब इस तरीके से मैंने मैंगनीज लिया, मैंगनीज के अंदर मैं बात करूंगा तो क्या लिखूंगा? Ar, यहां पर क्या लिख दूंगा? 3d5, और फिर यहां लिख देंगे 4s1। आप यहां पर देखोगे ये 3d5 है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें ये हाफ फिल्ड हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि अब इसमें मैंगनीज जो है क्या है? मैंगनीज जो है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा। अब अगर तीसरा केस ले लो आप क्रोमियम का, तो क्रोमियम में कितना हो जाएगा? Ar 3d4 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो ये 4s 0 रहेगा। यहां पर मैंगनीज के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर Ar होगा, यहां पर कितना हो जाएगा? 3d5, क्या हो जाएगा यहां पर? 3d5, और ये हो जाएगा 4s 0। तो हर कंडीशन में आप देख रहे हो क्या कि यहां पर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल। तो ये रीजन होते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है, ठीक है, बराबर। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ IE3 इज ग्रेटर देन IE2 एंड IE1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो थोड़ा सा न्यूट्रल से आयोनाइज्ड होता है, और आयोनाइज से और इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो चुके हैं तो रिपल्शन भी कम हो चुका है, रिपल्शन कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी, अब जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको और एनर्जी दोगे तो एक्साइट होगा, इसीलिए ये फॉलो होता है, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले तो हमको पता है कि सबसे बड़ा साइज किसका होता है? किसका बात करेंगे? देखिए यहां पर 5d सीरीज के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा होती है देन दोज ऑफ 4d एंड 2 वीक सीरीज। कहानी क्या कहती है?
एक्चुअली में क्या होता है कि 5D की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, 5D के अंदर लेंथ है नाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है यहां पर? लेंथ है नाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब जब यहां पे लेंथ है नाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साइज ड्रास्टिकली डिक्रीज होती है। साइज क्या होती है? ड्रास्टिकली डिक्रीज। जब ड्रास्टिकली डिक्रीज होगी तो साइज छोटी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन। तो साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी क्या लगेगी आपकी? बहुत ज्यादा। एनर्जी क्या लगेगी आपकी? बहुत ज्यादा। इसीलिए 5D सीरीज का सबसे ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझेंगे क्या कहानी है? पहले एक बार टेबल देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप का जब मैं 3D की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? 3D। तो इसका फिक्स है +3, तो इसका स्कैंडियम +3 में ही दिखेगा, स्कैंडियम +3 में दिखेगा। बाकी +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2, सिर्फ कॉपर का +1 फिर +2 आता है, +2। मतलब +2 जो है इस ग्रुप का 3D सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा? +2 जो है इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अलावा ये कुछ भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि Sc +3 में एग्जिस्ट करता है, +2 में क्यों नहीं करता? आपसे क्वेश्चन मिलेगा कि Sc जो है, स्कैंडियम जो है, ये +3 में एग्जिस्ट करता है, +2 में क्यों नहीं करता है? तो समझते हैं, लिखा होगा आपसे, स्कैंडियम जो है वो +3 में ज्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू +2। हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है। इसी चीज को ऐसे भी बता दिया जाता है बुक्स के अंदर, M3+ और M2+, ऐसे बता दिया जाता है। M का मतलब मेटल +3 स्टेट में, मेटल +2 स्टेट में। तो इसको देख करके घबराना नहीं है, और ऐसे कंपेयर कर दिया जाता है कि M3+2 M2+, मतलब यहाँ 3 से 2 में गया तो रिडक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? रिडक्शन। ध्यान रखिएगा, जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होता है अकॉर्डिंग टू IUPAC। कौन सा होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, M3+2 M2, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? ये रिड्यूस, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, अच्छा। तो अब इसमें पता करना है कि 3+ क्यों ज्यादा स्टेबल है और +2 कम स्टेबल क्यों है, समझते हैं। लिखा मैंने स्कैंडियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। Ar लिखा मैंने, यहां पर क्या लिखोगे? 3D1 और 4s2, 3D1 और 4s2। होता क्या है? होता क्या है देखिए कि ये जो आउटर मोस्ट सेल है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो इजीली लूज कर देता है। कितना लूज कर देता है? सारे के सारे एटम्स को देखोगे आप, जैसे कि मैं ले लेता हूं टिटेनियम का 22 लिखा मैंने, यहां पर Ar लिखा, यहां पर 3D2 लिखा और 4s2 लिखा। ठीक है, सारे के सारे में से 2 इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट से निकल जाता है। जैसे आप एनर्जी दोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहां पर 3D1 हो गया। 3D1 स्टेबल नहीं है, 3D5 स्टेबल होता है। कौन सा स्टेबल होता है? 3D5। तो इसके दिमाग में, स्कैंडियम के दिमाग में यह जचता है कि इस एक इलेक्ट्रॉन को भी अगर मैं लूज कर दूं, 2 तो लूज कर ही दिया, एक और लूज कर दूं, क्योंकि इनके बीच की जो एनर्जी गैप होती है वो बहुत कम होती है। ये 3D और 4s है, ये 3D तो ये 4s, बहुत नॉमिनल एनर्जी गैप होता है। तो अगर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो है इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती रहती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर दे तो ये नोबल गैस बन जाता है। ये क्या बन जाता है? सूडो नोबल गैस। क्या बन जाता है? ये सूडो नोबल गैस, सूडो नोबल गैस बन जाता है। ठीक है, ये सूडो नोबल गैस बन जाता है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये +2 में ना आकर के +3 में एग्जिस्ट करना पसंद करता है। इसीलिए कभी क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाई स्कैंडियम ऑब्टेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये इसका रीजन है। और ये लोग +2 क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो 2 बचते हैं, 2 तो बचे हैं, 2 को और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होंगे, एक तो आसानी से निकल जाता है।
इसलिए ये +3 में एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गई बात आपको? ये है इसकी कहानी। अब आते हैं आगे की बात कि मैंगनीज, क्रोमियम, ये सब आपको क्रोमियम देखोगे तो +6 में मिल जाएगा, मैंगनीज को देखोगे तो +7 में मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन समझते हैं। +6 कहां से आ गया? और वैनेडियम की हम बात करेंगे तो +5 में मिल जाता है। मतलब इतने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, +7, +5, +6, इतने ज्यादा। एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। देखिए मैंने लिखा इसको 24, इसको लिखा 25 और इसको लिख दिया 23। ठीक है, लिखते हैं। लिखा हमने इसको AR। AR का मतलब क्या है? इनर सेल, जिसको इनर्ट पेयर भी आप कह सकते हो। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, ध्यान रखिएगा। इसीलिए पहले क्या था, एक मिसकंसेप्शन था कि नोबल गैस को हम इनर्ट गैस कहते थे, बट वो मिसकंसेप्शन ही था, क्योंकि इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, जबकि ज़ीनॉन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्रिप्टन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मतलब क्या है कि अब इसको इनर्ट नहीं कहा जा सकता नोबल गैसेस को, इसका नोबल गैस नाम रहना ही सही है, रिएक्टिव है ही। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला पेयर जो है ये इनर्ट है। इनर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, यहां पर क्या बन जाएगा? अब जैसे कि 24 है तो यहां पर 3d5 होता है, 4s1, 4s1। अब समझिएगा, इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा। यहां पर 3d लिखा मैंने, ये है 3d, ये क्या है हमारे पास 4s, और आपको पता है कि 4 में चले गए तो 4p खाली पड़ा है। 4p क्या पड़ा है? खाली, 4p खाली पड़ा है। ठीक है, क्या पड़ा है? खाली 4p। और कौन खाली पड़ा है? 4d खाली पड़ा है, 4f खाली पड़ा है, ये सारे खाली पड़ा है। 4 के अंदर ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, s, p, d और f, ये चारों आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बना दिया यहां पर p और यहां पर बना दिया मैंने d, 1 2 3, ये d, ये p। ठीक है, तो हमारे पास कहानी आ जाती है कि फिर d में कितने हैं? 1 2 3 4 5, s में कितने हैं? 1। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए, टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 है, एक है हमारे पास s के अंदर, और यहाँ पर कौन है हमारे पास? AR में लिखा हुआ है। AR के अंदर क्या आ जाएगा? ध्यान रखिएगा, इसको लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। तो यहाँ पर 3p बना देता हूँ मैं, 3p, यहाँ पर 3s होता है। आगे की चीजें इनर्ट है। ये क्या कहलाता है? इनर्ट पेयर। ये क्या कहलाता है? इनर्ट पेयर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3d ले लिया और ये 4s है। ठीक है, तो होता क्या है, 3p के अंदर कितने हैं? टोटल 6 भरे हुए हैं, ये से 6 बनती है। अब क्या है कि यहाँ पर देखिएगा, ये जगह खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है और ये खाली है। टोटल कितने पोजीशन खाली है? 6। 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इस 6 जगह पे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। मतलब यहाँ पर बॉन्डिंग करके इलेक्ट्रॉन पेयरिंग बनाई जा सकती है, इसलिए ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, मिलता है आपको +6 में। समझ में आ गई बात? ये कहां दिखेगा आपको? CrO3 लिख लो। क्या लिख लो? CrO3। तो CrO3 में ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 3 है। एक ऑक्सीजन के पे चार्ज कितना होता है? -2, तो 3 पे कितने होंगे? -6। तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? +6। तो क्रोमियम यहाँ पे +6। ठीक है, और अगर यहीं पर मैंने लिख दिया CrO3, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया Cr2O7, Cr2O7 -2, डाइक्रोमेट आया है ये। ठीक है, अब इसमें पता चल लो, तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है इसको x मान लेते हैं। कितने हैं यहाँ पर? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 7। चार्ज कितने है उस पर? -2, और ओवरऑल चार्ज कितना है? -2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2x - 14 = कितना हो जाएगा? -2। तो 2x = 14 -2, तो 2x = कितना हो जाएगा? 12/2, दैट इज प्लस, तो यहाँ पे +6 आ गया। इस तरीके से क्रोमियम के पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिलता है। अब मैंगनीज के ऊपर +7 कहाँ से मिलेगा वो देख लेते हैं। मैंगनीज की बात चलते हैं। देखिए मैंगनीज हमारे पास
इसका एटॉमिक नंबर 25। तो लिख लेते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखोगे Ar, क्या लिखोगे 3d 5 और 4s2, क्या लिख लिया हमने 3d 5 और 4s2, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया 3d 5, 1 2 3 4, ये हो गया 3d, यहाँ पर हमने लिख लिया 4s, यहाँ पर क्या लिख लिया हमने 4p, और यहाँ पर क्या लिख लिया हमने 4d, ये हो गया 4d, ठीक है। 3d 4s 4p और 4d, और यहाँ पर क्या है हमारे पास आर्गन, इनर्ट पेयर, इसको क्या कहा जाता है, इनर्ट पेयर। अब क्या होगा कि जो इनर पेयर्स है जो कि स्टेबल, ठीक है, हमने क्या किया, इसके पास ऐसा कुछ लेके आ जाता है जैसे ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, क्या लेके आ जाते हैं, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब ये जो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। तो जब ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो जो यहाँ का पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होगा, बाहर के सेल में जंप कर जाएगा, बाहर के सेल में क्या करेगा, जंप कर जाएगा। तो टोटल 5 है, 1 2 3 4 5, ये तो ऑलरेडी अनपेयर्ड है, स्टेबल है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 2, तो ये जो आउटर मोस्ट में आपको दिख रहा है ऑक्सीजन और फ्लोरीन जब लाएंगे तो ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां से ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है इस तरफ जंप कर जाता है, क्या कर जाता है, जंप। इसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट, क्या कहा जाता है इसको, एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3d 1 2 3 4, 3d 1 2 3 4 और 5, यहां पर हो गया हमारे पास 4s, यहां पर 1, यहां पर हो गया हमारे पास 4p, यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से देखने को हमको मिलता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप KMnO4 का, इसका एग्जांपल ले लो KMnO4, क्या ले लिया हमने, KMnO4। तो KMnO4 के अंदर पोटेशियम है, इसका फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दैट इज +1। ऑक्सीजन 1 पे कितना होता है, -2, तो 4 के कारण कितना हो जाएगा, -8, तो +1 और -8 कितना हो जाएगा, -7, उधर जाके कितना बन जाएगा, +7। या फिर ऐसा कर लो, इसको x मान लो जिसकी वैल्यू निकालनी है, और पोटेशियम की कितनी है, +1, तो 1 लिख दिया इसके लिए, मैंगनीज के लिए x लिख दिया, ऑक्सीजन कितने हैं 4 और 1 पे कितना है, -2, इक्वल टू क्या करोगे, कोई चार्ज है नहीं, तो x माइनस कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +7। इस तरीके से +7 आता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह के बारे में, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से कहाँ पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। मतलब क्या है कि कॉपर के ऊपर जो है, हमने ये पढ़ा भी था जब हम डैनियल सेल के बारे में जान रहे थे, कॉपर के बारे में, तो कॉपर के ऊपर जो है वो 0.34 पॉजिटिव वोल्टेज बनती है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करना पसंद करता है, कॉपर +2 से ये 0 में जाना पसंद करता है, इसलिए इसका जो है बेसिकली ये हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाता, लेस रिएक्टिव हो जाता है हाइड्रोजन से, इसीलिए HCl के साथ में रिएक्ट नहीं करता। HCl या मेजॉरिटी ऑफ मिनरल एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करता कॉपर। लेकिन एक HNO3 है जो वहां पर एक्सेप्शनल केस होती है, वहां पर हाइड्रोजन लिबरेशन नहीं होता, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन नहीं होता, वहां पर NO3 माइनस आयन होते हैं, नाइट्रेट्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से ट्रेंड्स दिए हुए हैं इसके, एक बार आप देख लीजिए। ये क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू। ये क्या है, यहां देखिए क्या लिखा हुआ, M2 + 2M। M2 + 2M का मतलब क्या होता है, जैसे लिख लिया हमने, M2 + 2M का क्या मतलब होता है, ये होता है जैसे कॉपर जो है वो किस में मिलता है आपको, +2 स्टेट में। कॉपर जो है आपको किस में मिलता है, +2 स्टेट में। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करनी है तो ये किस में चला जाएगा, कॉपर 0, किस में चला जाएगा, कॉपर 0 में। तो ये किस में हो गया, ये M2+ से किस में जाने की बात हो रही है, M में, सॉलिड स्टेट में। यही चीज के बारे में बता रखा है, मतलब ये रिडक्शन के बारे में बात कर रहा है।
किसके बारे में बात कर रहा है? रिडक्शन। ये आप जो है अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर रिएक्टिविटी की बात करते हैं। दो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव येट दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव बिकॉज ऑफ देयर हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब क्या है? मतलब क्या है समझते हैं। देखिए इसका मतलब ये होता है, जनरली क्या होता है, आप जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोई मेटल लिखा है, मेटल्स आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? सॉलिड फॉर्म में। मेटल किस फॉर्म में मिलेंगे आपको? सॉलिड फॉर्म में। ये सॉलिड से आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? रिमूवल या एक्सट्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। आइसोलेटेड गैसियस, क्या वर्ड यूज किया? गैसियस। मतलब इसको पहले मेरे को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ध्यान रखिएगा, इसमें लगाते हैं हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या लगाते हैं? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब ये जो गैस बना है इसमें से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं निकाल दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगती है इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका ये ज्यादा होता है, मतलब सॉलिड से गैसेस में, क्योंकि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो जल्दी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, और जल्दी इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो इसको एनर्जी और देनी पड़ेगी आयोनाइज करने में। इसलिए डेल्टा एच सब्लिमेशन इसका ज्यादा होता है और डेल्टा एच आयोनाइजेशन इसका ज्यादा होता है, स्मॉल साइज के कारण। किसके कारण? स्मॉल साइज के कारण, ठीक है। तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। अच्छा, ये यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखी हुई है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार ऊपर से देख लेना इसको, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कहा सिखाया है इन सब के बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। कहाँ पढ़ा है आपने? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या आपको ये याद है? अंडर रूट ऑफ n+2 Bm निकालना मैंने आपको सिखाया था। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको पैरामैग्नेटिक कहा जाता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो उसको डायमैग्नेटिक कहा जाता है। और आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम आपको देखने को मिले तो ये फेरोमैग्नेटिक है। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। ये कहानी है इसकी। अब आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कलर कॉम्प्लेक्स। ये भी आपको मैंने कहां पढ़ा रखा है, ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। डी ट्रांजिशन आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कौन सा लेवल है, ध्यान रखिएगा, ये T2G है। ये कौन सा लेवल है? Eg। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में माइग्रेट करता है तो क्या होता है? एक सेल से दूसरे सेल में माइग्रेट करता है तो क्या होता है? देखिए यहां पर ऐसा होता है, ठीक है। जैसे ये मान लेता हूं कि मेरे पास D है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में हमने सीखा था कि यहां पे टोटल कितने होते हैं? 5। dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। जब इसको स्प्लिट करते हैं तो ये दो पार्ट में स्प्लिट होता है। यहाँ पर ये दो मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पर 2। जब ये ऑक्टाहेड्रल हो, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो ये कहानी होती है ऐसे। इसको कहा था हमने T2G और इसको क्या कहा था? Eg, और इनके बीच का गैप हमने डेल्टा नॉट क्या रखा था? डेल्टा नॉट। तो इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं कि मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल मैंगनीज ले लेता हूँ। मैंगनीज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5। डी में कितने होते हैं? 5। तो मैंने क्या किया, पहले सिंगल 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 फिल कर दिया। अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में ये गैप ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जा करके यहीं पर पेयर कर लेते हैं। तो यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? n+2। ये Bm में होता है, ये क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पर n की जगह पे क्या रख हो गया? 1। तो 1+2 ये 3 हो गया। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 Bm और मैग्नेटॉन। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है। अब यही जो इलेक्ट्रॉन है इसको एनर्जी दे दो। एनर्जी किस फॉर्म में दोगे आप? रेडिएशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? E = h μ, रेडिएशन के फॉर्म में।
तो आपने रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी दी, इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है इसको? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से यहां पर जंप कर जाते हैं। तो जंप करने के बाद क्या होगा, जब ये वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, वापस से जब अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये क्या करेगा, इसी एनर्जी को लूज करेगा। एनर्जी को क्या करेगा? लूज करेगा। और यहां पर जो आपको स्पेक्ट्रम दिखती है उसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस तरीके से हमको कलर पैटर्न दिखते हैं। इसके लिए हम एक वैगन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वैगन। एक वैगन बनाया जाता है ऐसे गोल सा, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, ऐसे 4 चौकड़ियां बनानी है। देखिए क्या होता है, आपको पता है विजिबल रीजन में क्या होता है, VIBGYOR, ठीक है। इसमें सिर्फ इसको लेना है, V ले ले, ठीक है। यहां पे ले ले B, यहां लिखते हैं GYOR। विपग्योर में क्या लेना है, V को लेना है, B को लेना है, GYOR। बाकी मिक्सचर कलर होंगे। तो अगर मान लेते हैं कि ये कलर को एब्जॉर्ब किया है D इलेक्ट्रॉन ने, किसने? D इलेक्ट्रॉन ने, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है? येलो। ये कलर हमको दिखेगा, ये कलर हमको क्या होगा? विजिबल होगा। ये कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। उसी तरीके से अगर येलो कलर को एब्जॉर्ब किया तो हमको वायलेट कलर दिखेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एब्जॉर्ब किया तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा। इन दोनों को किया तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। इन दोनों को किया तो। क्या मेरी बात समझ में आई? इस तरीके से क्रिस्टल्स जो होते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ठीक है। ये बात, इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। इसको एक बार रीड मार लेंगे। इसका जो ये कलर लिखा हुआ ना, ध्यान रखिएगा, ये जो कलर लिखा हुआ है इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बार इसको थोड़ा रीडिंग करेंगे, ठीक है। देखिए यही वैगन बनाया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। ये कुछ चीजें दी हुई है, स्ट्रक्चर्स। किसका स्ट्रक्चर है? तो आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपको V5 बता दिया, मैंने आपको क्रोमियम के +6 बता दिए, मैंगनीज के +7 बता दिए। उन्हीं के कुछ कंपाउंड्स के आयंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक बार इसको गो थ्रू करते हैं, ठीक है। चलो, अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैंने आपको समझा रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होता है देखिए, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज ड्यू टू, किस कारण से होता है? पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक ही एलिमेंट क्यों यूज करते हैं उसके अंदर मेटल में? क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है। साइज क्या होता है इसका? स्मॉल। पहली बात है स्मॉल साइज। और इसके होते हैं, दूसरी बात, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे मिलने को मिलता है। तो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस आसानी से बन जाते हैं, ये बात होती है। फिर कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब एक्सेस डी ऑर्बिटल, 4d खाली रहता है, 4p खाली रहता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ले सकते हैं, इसलिए ये कहानी होती है। ठीक है, इसलिए ये कलर होता है हमारे पास। जैसे कि मान लेते हैं कि कॉपर एक्वस है, इसका कलर होता है इस तरीके से। इसमें हमने NH3 मिला दिया तो ये कलर जो है वो ब्लू से डीप ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डीप ब्लू के अंदर। कॉम्प्लेक्स DD ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? DD ट्रांजिशन। इसी तरीके से आपने व्हाइट PPT AgCl लिया। क्या लिया आपने? AgCl। इसका व्हाइट PPT होता है। इसमें अगर आप अमोनिया मिला दोगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कलरलेस हो जाएगा। ये कहानी है इसका, ठीक है। ये कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से रिलेटेड है, DD ट्रांजिशन से। तो कोई कलरफुल हो जाता है, कोई कलरलेस होता है, ठीक है। अब ये कलरलेस क्यों होता है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कलरलेस क्यों? अगर मैं यहाँ पर जो सिल्वर है उसको क्या मैंने ले लिया? कंबाइंड स्टेट में। सिल्वर को किस में ले लिया है? कंबाइंड स्टेट में। जब सिल्वर को कंबाइंड स्टेट में ले लिया, यहाँ पर ये क्या था? आयोनाइज स्टेट में, एक सॉल्ट के फॉर्मेशन में था। अब इसको मैंने कंबाइंड फॉर्म में ले लिया तो ये आयोनाइज नहीं हो पाता। आयोनाइज नहीं हो पाता तो इसको कलरलेस ये दिखेगा, ठीक है। अब आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। किसमें? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। आपने बहुत सारे रिएक्शंस देखे होंगे जहां पर आपने पैलेडियम देखा,
जहां पर आपने निकल देखा, जहां पर आपने प्लैटिनम देखा। कहां देखा आपने? एक एग्जांपल मैं आपको याद दिलाता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको याद दिलाता हूं। जैसे मैंने लिखा, जैसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, इसको इथीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको इथीन कहा जाता है। अब इथीन में मैंने हाइड्रोजन मिलाया, रखा पैलेडियम, रखा निकल या फिर रखा प्लैटिनम। कुछ याद आ रही बात? ये जो प्लैटिनम है, ये जो निकल है, ये जो पैलेडियम है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये किस में आ जाता है? 3D में। ये किस में आ जाता है? 4D में। और ये किस में आ जाता है? 5D में। किस में आ जाता है? 5D के अंदर। तो यहां पर बनता है क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो CH3 और CH3 बन जाता है। तो इसका रोल क्या है? इसका रोल क्या है? ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से मेटल का सरफेस होता है। इस मेटल के सरफेस पे आकर के जो हाइड्रोजन है वो ऐड होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं इसके सरफेस के ऊपर। ये पोरस होता है, इनका सरफेस अच्छा होता है, सरफेस एरिया अच्छा होता है। तो इसके सरफेस पे आकर के हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है और इस एडजॉर्प्शन से फिर जाकर के यहाँ पर माइग्रेशन चलता है। तो ये गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए जाने जाता है। और कहाँ देखने को मिलेगा आपको? याद रखिए, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 बनता क्या हमारे पास? ट्वाइस ऑफ NH3, अमोनिया। इसमें क्या यूज करते हैं हम? Fe। और क्या यूज करते हैं? मॉलिब्डेनम। ये दोनों कैटलिस्ट होते हैं यहाँ पर। दोनों क्या होते हैं यहाँ पर? कैटलिस्ट। तो अमोनिया बनाने में इसको यूज किया जाता है। तो मतलब इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है ड्यू टू एडजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन बताना है। क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर इनकंप्लीट डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये माइग्रेट कर जाते हैं इजीली। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके नया ऑर्बिटल बना सकते हैं, नया स्टेट में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है फ्री वैलेंसी के लिए। ये कारण है कि ये इस तरीके से रिएक्शन होता है। अब आ जाता है नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या आ जाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब है इसका, देखिए बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ से, ये बेसिकली है क्या? ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। क्या है ये? सॉलिड। और इनके बीच की ये जो जगह होती है, खाली जगह, इसको इंटरस्टिशियल साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल साइट्स। दो एटम्स के बीच की जो खाली जगह है उसको इंटरस्टिशियल साइट कहा जाता है। अब इसी के बीच में हम कार्बन की डोपिंग करा देते हैं, कार्बन मिला देते हैं। तो आयरन में जब कार्बन मिलाते हैं तो इसी को स्टील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको स्टील कहा जाता है। स्टील इसी से तो बनता है। और स्टेनलेस स्टील में क्या करते हैं? कोबाल्ट और निकल मिला देते हैं, आयरन और कॉपर, आयरन और इसके साथ में कार्बन के साथ में, ये कार्बन मिलाएगा। तो इस तरीके से ये जो इसका मेटल का सरफेस होता है सॉलिड होता है, तो आपको पता है मेटल है तो इनके बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट है वहां पर ये जगह देखकर कि इतनी स्पेस होती है कि यहाँ पर कोई भी डोपिंग करा करके हम इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए आप जो बिल्डिंग मटेरियल देखते हो या फिर कोई भी चीज आप एटमॉस्फेयर के अंदर देख रहे हो, वो एक्चुअल में प्योर आयरन नहीं है, वो स्टील है। स्टील यूज किया है, मतलब उसके अंदर कार्बन मिलाया गया है ताकि ये मजबूत हो जाए, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। तो लिखा हुआ ड्यू टू वाइड स्पेस, वाइड मतलब खाली जगह, खाली जगह, स्पेस ऑफ सुटेबल साइज इन देयर, दैट इज स्मॉल एटम कैन बी इजीली अकोमोडेटेड। जो छोटे-छोटे एटम्स हैं वो इजीली जा सकते हैं, इनके बीच की साइज, इनके बीच का जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, उसमें कोई भी एटम जा सकता है, छोटा। इसीलिए ये बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इस तरीके से। अब नेक्स्ट आता है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय के बारे में आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा। कौन कौन से एलॉय के बारे में पढ़ा है आपने? देखिए जैसे मैं बात करता हूँ, आपने सुना होगा Zn और Hg के बारे में। इसको कहा जाता है जिंक अमलगम। क्या कहा जाता है? जिंक अमलगम। मतलब Hg जहां पर होगा किसी के साथ में एलॉय के फॉर्म में, एलॉय क्या होता है? होमोजेनस। क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल के आपस में, एंड मेटल विथ नॉन मेटल, मेटल विथ नॉन मेटल। ठीक है, मेटल नॉन मेटल के साथ में और मेटल्स का आपस में, ये क्या कहलाता है? हमारे पास ध्यान रखिएगा, एलॉय कहलाता है। क्या कहलाता है? एलॉय।
ठीक है। और एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल ब्रास ले लिया, जैसे मैंने ब्रॉन्ज ले लिया। ब्रास लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ब्रास जैसे कि Zn ब्रास में क्या होता है हमारे पास, ब्रास में हम लेते हैं कॉपर और साथ में लेते हैं जिंक। ब्रॉन्ज में क्या लेते हैं हम, कॉपर लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, टिन लेते हैं। क्या लेते हैं हम, टिन। टिन और कॉपर ब्रॉन्ज कहलाता है, टिन जिंक और कॉपर का ब्रास कहलाता है। इसी तरीके से गन मेटल भी बनता है जिसको मिसल मेटल कहा जाता है। मिसल मेटल, ये हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। मिसल मेटल जो हम गोली बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एलॉय फॉर्मेशन। अब देखिए इनके स्मॉल रेडियाई के कारण, जैसे जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स एलॉय बिकॉज ऑफ देयर रीजन स्मॉल रेडियाई, ड्यू टू व्हिच ट्रांजिशन मेटल क्या है, म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट द पोजीशन इन देयर क्रिस्टल लैटिस। मतलब एक जो सॉलिड होता है और दूसरा सॉलिड होता है मेटल्स, तो उन दोनों के बीच में माइग्रेशन तभी हो सकती है जब उसका लैटिस कैसा हो, एक्सपेंडेड हो और साइज कैसा हो, छोटा हो, तभी जाकर के काम हो सकता है। अब जितनी छोटी साइज होगी ना, जितनी छोटी साइज होगी, जितनी छोटी साइज होगी उतना इनके बीच का गैप ज्यादा होगा। जितनी छोटी साइज होगी उतना इनके बीच में जो गैप है वो ज्यादा होगा, इसलिए से माइग्रेशन आसान हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बेसिकली मेरे लिए चाय आ चुकी है और मैं चाय पीऊंगा और साथ में वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या होता है, ऑक्साइड क्या है? जनरली जब भी हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, एक चीज बताई थी। क्या बताया था? जब मैग्नीज की मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि बाहर से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, चाहे फ्लोरीन हो चाहे ऑक्सीजन हो, इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करके अपने साथ बॉन्डेड स्टेट में ले ले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, तो हमारे पास यहां पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ही क्या होता है, हमको क्या देखने को मिलता है? ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का मतलब क्या है? हमारे पास O के ऊपर -2 चार्ज, और अगर मेटल है तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाते रहेंगे। जैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका और ऑक्सीजन का -2 है तो क्या हो जाएगा? MO। अगर इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और O के ऊपर -2 है तो क्या बन जाएगा? M2O3। ये तो आप जानती होगी, इसका चार्ज इसको, इसका चार्ज इसको दे दें तो काम हो जाता है। मैंने ले लिया जैसे M के ऊपर +7 ले लिया और ऑक्सीजन -2 है तो यहां पर क्या बन जाएगा? M2O7। क्या हो जाएगा? M2O7। ठीक है, 1 मिनट का गैप प्लीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे मित्र आ गए थे, उनसे मिल लिया मैंने। तो M2O7 इसका एग्जांपल दे सकते हो क्या सर? आप कहेंगे जैसे, तो मैं ले लेता हूं बिल्कुल भाई साहब, क्यों नहीं? K2Cr2O7 ले लो भाई, ये लो। इसी चीज को ब्रेक करोगे तो Cr2O7 के ऊपर -2 बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम घटाओगे तो 2 माइनस चार्ज बनेगा। क्या बनेगा? 2 का माइनस चार्ज। इस तरीके से ऑक्साइड्स बनते हैं। छोटी सी बात है, एक बार रीडिंग मारो, खत्म कहानी। तो इनिशियल वाले जो होते हैं हमारे पास ऑक्साइड्स, ड्यू टू मेटालिक प्रॉपर्टी, एक्सेस मेटालिक प्रॉपर्टी, कैसे होते हैं? बेसिक। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं,
जैसे जैसे नीचे, ऊपर मेटेलिक कैरेक्टर होगा, जैसे जैसे नीचे के साइड में जाएंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएंगे, तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ने लग जाती है। क्या बढ़ने लग जाती है? एसिडिक। तो स्टार्टिंग वाला बेसिक, मिड वाला ये M2O3, M3O4, MO2 इस टाइप का, ये हो जाता है एम्फोटेरिक, और सबसे नीचे वाले जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक। ये ध्यान रखिए। सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनता है देख लीजिए। हमको सबसे पहले क्रोमाइट ओर चाहिए। क्या चाहिए? क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट Cr2O4 और Fe, साथ में लेंगे Na2CO3 और 7 टाइम्स ऑफ O2, तो क्या बन जाएगा? Na2Cr O4 प्लस Fe2O3 प्लस CO2। ये याद करने वाली चीज है, इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट कम है। करना क्या, देखो जहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन दिखे, एक तो CO2 तो बनाना ही बनाना है। आयरन यहां पर पता कर लो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपको पता है Cr2O4 जो है, यहां पर आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख रहा है, आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +3, तो यहां पर +3 में दिख रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ इसका, तो यहां से क्या बन जाएगा? Na2Cr O4। इसको हटाना है और इसको लगाना है, तो लगा दिया भाई। इसी तरीके से ये जो Na2CrO4 बना है, उसको मिलाना है क्या हमको? सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या बन जाएगा? Na2Cr2O4, और ये रिलीज हो जाएगा। अब ये जो Na2Cr2O4 बना है, इसको KCl के साथ में रिएक्ट करा दो, तो यहाँ पर K आ जाएगा N के जगह पे। बस इतना सा हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। एक्टिविटी सीरीज आप देखेंगे तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम लेस रिएक्टिव है, इसीलिए इसको डिस्प्लेस कर देता है। तो इस तरीके से हमारे पास K2Cr2O7 बन जाता है। इस तरीके से इसका कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑरेंज कलर आपको दिखेगा, कैसा दिखेगा? ऑरेंज कलर। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। पानी जब गर्म रहेगा तो बहुत तेजी से घुलता है, ठंडे पानी में धीरे धीरे घुलता है, क्योंकि स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इट मेल्ट्स एट 398 डिग्री सेल्सियस, मतलब मेल्ट कितना? क्योंकि क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल है तो आयोनिक है, आयोनिक है तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है आयोनिक कंपाउंड्स का, इसीलिए 398 डिग्री सेल्सियस। Cr2Cr2 is preferred over as a primary standard in volumetric acid, क्योंकि इसका जो नेचर होता है Na2Cr2O7, इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर लेता है, ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करके ये जल्दी ब्रेक हो जाता है, जबकि K2Cr2O7 रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, तो ब्रेक नहीं होता। इसलिए K2Cr2O7 को हम यूज करते हैं टाइट्रेशन में, पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं हम टाइट्रेशन के अंदर। अब आ जाता है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन पोटेशियम क्लोराइड, ये हम करते हैं टाइट्रेशन के अंदर। डाइक्रोमेट लिया, OH माइनस मिलाया, OH माइनस हमको कहाँ से मिल सकता है? बेस ले लेंगे, ठीक है। ऑरेंज कलर होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? येलो कलर में। येलो कलर किसका होता है? CrO4 2 माइनस। इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट कुछ नहीं है, आपको याद ही करना है। इसी तरीके से येलो में अगर आपने वापस H+ आयंस मिला दिया, वापस से एसिड मिला दिया, तो आपको ऑरेंज कलर वापस मिल जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। OH माइनस और H+ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपको जो कलर था वही मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ पोटेशियम। कौन सा नेचर आ जाता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ पोटेशियम। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर से मतलब क्या है? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम कौन होता है हमारे पास? डाइल्यूट H2SO4 ले लिया। तो Cr2O7 2 लिखा हुआ है, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट से K ट्वाइस ऑफ K+ तो रिलीज हो जाएगा, और बचेगा क्या? Cr2O7 2-, ये बचेगा। इसमें एसिड लिया और 6 इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ से ये चीज रिलीज होती है। आपने क्या देखा? Cr2O7 -2 है, तो यहाँ पर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप कैलकुलेट कर लेंगे, किसमें? +6। ये +6 से किसमें चला गया? +3 में चला गया। +6 से किसमें चला गया? +3 में चला गया, मतलब खुद रिड्यूस हुआ है, खुद रिड्यूस हुआ है। अगर खुद रिड्यूस होता है तो सामने वाले को क्या करता है? ऑक्सीडाइज, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। हम काफी जगह पे ऑक्सीडेशन कराने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि MnO4
K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम हम कहाँ पर यूज कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हमको अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना होता है तो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में लेते हैं, तो काम हो जाता है 1 मोल का। यही रिएक्शन इसके अंदर अलग अलग दिए हुए। अब देख लेना एक बार, अब ये कहाँ पर यूज आता है, यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक। अभी मैंने बताया टाइट्रेशन में यूज किया जाता है, हम इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, उसका यूज टैनिंग ऑफ लेदर, कैलिको प्रिंटिंग और फोटोग्राफी एक्सेट्रा वगैरह में इसको यूज किया जाता है, इसका फिल्मिंग वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर द एस्टिमेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सच एज ऑक्सैलिक एसिड, फेरासाइड, आयोडाइड। तो ध्यान रखिएगा HiO4, आयोडाइड, हाइपोआयोडाइड, मोहर सॉल्ट, ऑक्सैलिक एसिड, इन 3 का टाइट्रेशन होता है हमारे पास 12th क्लास के अंदर। तो हम ये चीजें लेबोरेटरी के अंदर सीखते हैं, ठीक है। अब ये क्लिनसिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है ग्लास वेयर में, ठीक है। अब आ जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट मतलब KMnO4, ठीक है। इसको कहां से किया जाता है, पैरोल्यूसाइड ओर, मतलब MnO2 से किया जाता है। MnO2 ये लिखता है KMnO4 ऐसा। KMnO4 का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हमारे लेबोरेटरी में होती है व्हेन टाइट्रेटेड अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड, मोहर सॉल्ट, ये सब हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो कैसे बनेगा, MnO2 लेंगे आप, उसमें बेसिक मीडियम, KMnO4 बेसिक मीडियम में ज्यादा तरीके से रिएक्शन करता है, एसिडिक मीडियम में भी करता है, बेसिक मीडियम में थोड़ा सा हीट दे दो तो काम हो जाता है। तो ऑक्सीजन ले लिया हमने, यहां से क्या बनेगा, K2MnO4 और H2O। इस K2MnO4 को जो है हमारे पास, यहां से हमको MnO4- चाहिए, इसमें एसिड मिलाएंगे और हमारे पास काम हो जाएगा, MnO4- होगा, यहाँ से K वापस मिल जाएगा हमको और KMnO4 बन जाता है, यहाँ से K वापस मिलेगा और KMnO4 बन जाएगा, MnO2 पे चला जाता है। एक बार याद कर लीजिए, छोटी सी चीज है, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई ही होगी। स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर मतलब धीरे धीरे घुलता है, ना के बराबर घुलता है क्रिस्टल, ठीक है। इफेक्ट ऑफ हीटिंग, अगर इसको हीट कर दिया तो K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, जहां से ये बना उसी में चला जाता है, K2MnO4 से बना था उसी में चला जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ pH, जब MnO4 में आप बेसिक मिलाओगे तो MnO4 2- बनता है, MnO4 2- में एसिड मिला दोगे तो MnO4- बन जाएगा, मतलब KMnO4 और KMnO4 में आपको ध्यान रखिएगा K2MnO4 बनता है, यहाँ पे K2MnO4, ये KMnO4 बनता है, इस तरीके से काम होता है। अब आ जाता है KMnO4 सोर्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर, बिल्कुल सही बात है, हमने कहा पढ़ा KMnO4 को जब हम यूज करते हैं अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाने में, तो KMnO4 का यूज करते हैं इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में हीट अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे रिएक्शंस आप एक बार देख लीजिएगा। अब आता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब क्या करना है, किसी को सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस हो जाना। ये कुछ चीजें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इस बार एक बार एग्जांपल्स इसको आप देख लेंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं। अब यूजेस क्या है KMnO4 के, तो यूजेस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। एल्कलाइन पोटेशियम मैग्नेट, इसको बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है, ये याद रखना, ये मिलता है, ये बेयर्स रिएजेंट ही लिखा हुआ आपको मिलेगा, कभी भी पोटेशियम पर मैग्नेट एल्कलाइन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बेयर्स रिएजेंट लिखेगा, और वहां पे आपको फंसा देगा क्वेश्चन। दिस रिएजेंट इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर टेस्टिंग अनसैचुरेशन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए भी KMnO4 यूज किया जाता है। सक्करिन, बेंजोइक एसिड, एसिटाल्डिहाइड की मैन्युफैक्चरिंग में, क्वालिटेटिव एनालिसिस मैंने आपको बताया, ये एंटीसेप्टिक की तरह भी, ये इसके स्ट्रक्चर है क्रोमेट आयन के, CrO4- के 4 बना दो, बन गया। डाइक्रोमेट कैसा दिखेगा, Cr2O7 होता है और -2, तो ये क्या होगा, क्रोमियम, इस तरीके से ऑक्सीजन से, और बाकी 3 इधर, बाकी 3 इधर, और -2 लगा देंगे, Cr2O7- यहां पर ये क्या है, मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब होता है MnO4- 2, तो यहां पर MnO4 दो डबल बॉन्ड से दिखेंगे और एक सिंगल, और यहां पर -2 का मतलब एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, ये है पर मैग्नेट। पर मैग्नेट KMnO4 में होता है तो MnO4- हो जाएगा, MnO4- यहाँ पर बन गया। अब आ जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स F ब्लॉक।
एफ ब्लॉक एलिमेंट। आउटलाइन क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन सब के बारे में जानते हैं। देखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहां से क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, क्वेश्चन ज्यादा आपके कहां से बनेंगे? डी से। और ये जो मैंने आपको बताया परमैंगनेट, KMnO4, ये लिस्ट इंपॉर्टेंस वाली चीजें हैं। इंपॉर्टेंट ज्यादा कहां पर रहेगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियाई, कि Sc3+ क्यों एग्जिस्ट करता है, Sc2+ क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर से रिलेटेड आता है, रिड्यूसिंग पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वहां पर ज्यादा आपका फोकस एरिया होना चाहिए, इससे कम बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो जनरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है देखते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है देखिए, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास ये होता है n-2f 1 to 14, फिर आ जाता है हमारे पास n-1d 0 to 1, और यहां पर हो जाता है ns 1 to 2। ये होती है इसकी कहानी, ये होता है इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ये बात। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट, दे आर प्रेजेंट इन सेपरेट ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। सेपरेट ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल, इनको नीचे की तरफ बताया जाता है, आप देखेंगे 4f और 5f को नीचे की तरफ बताया जाता है। कौन से पीरियड में होता है? छठे और सातवें, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड, और ग्रुप फिक्स होता है, ग्रुप नंबर 3rd। ग्रुप कौन सा रहेगा? हमेशा ध्यान रखिएगा 3rd। ग्रुप कौन सा रहेगा? हमेशा यहाँ पर 3rd रहेगा। इसी के बाद से ये दो पार्ट में, लैंथेनम यहाँ से सीरियम इस तरीके से स्टार्ट होगा, और एक्टिनाइट जो है इसके नीचे स्टार्ट होता है AC से। ये कौन सा है? 6th पीरियड में आता है हमारे पास लैंथेनाइट्स, और 7th पीरियड में हमारे पास आता है एक्टिनाइट्स, और ये दोनों किसमें होते हैं? 3rd ग्रुप के अंदर। किसके अंदर होता है? 3rd ग्रुप के अंदर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन प्री पेन अल्टीमेट, पेन अल्टीमेट किसके लिए वर्ड यूज किया गया था? डी ब्लॉक के लिए, डी सबसेल के लिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? प्री, मतलब उससे भी पहले, उससे पहले तो एफ होगा, और ध्यान रखिएगा इसको एंटी पेन अल्टीमेट सेल भी कहा जाता है। इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम? एंटी, एंटी पेन अल्टीमेट सेल भी यूज करते हैं। तो जो भी लिखा हुआ मिले आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग टिक कर देना। अब आते हैं लैंथेनाइट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स वन ऑफ द f ऑर्बिटल, किसमें जाता है? ये f ऑर्बिटल के अंदर जाता है, 4f में। तो 4f में जाएगा तो ये 4f सबसेल्स वाला कहलाएगा। एक्टिनाइट्स में किसमें जाता है? 5f में, इसीलिए 5f वाला कहलाता है, ठीक है। कहां से कहां स्टार्ट होता है? थोरियम से ल्यूटेटियम। ये कहां से स्टार्ट होता है? सीरियम से ल्यूटेटियम तक। ये ल्यूटेटियम गलत लिखा हुआ है यहाँ पे 103। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लैंथेनाइट्स की बात करोगे तो 4f 1 to 14 अभी मैंने लिखवाया था। यहां पर 4f लिखा हुआ है, यहां पर क्या आ जाएगा? 5d 0 to 1, और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4f में। सो दे आर टर्म्ड एज f ब्लॉक एलिमेंट्स। लैंथेनाइट्स जो होते हैं वो सीरियम से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? सीरियम, 58 लिखा हुआ है। इससे पहले जो लैंथेनम होता है वो डी ब्लॉक होता है, वो एफ ब्लॉक नहीं है, वो डी ब्लॉक है। 58 से स्टार्ट होता है एफ ब्लॉक, ध्यान रखिएगा। और ल्यूटेटियम तक जाएगा 71, ये होता है 4f में। दे आर कमिंग जस्ट आफ्टर लैंथेनम, सो दे आर नोन एज लैंथेनाइट्स, ठीक है ये बात। अच्छा, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद होता है तो ठीक, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। बस इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 देखने को मिलता है, एक +2 और एक +3। कैसे देखने को मिलेगा? देखिए यहां पर मैंने जैसे लैंथेनम का डी में जाता है, इसमें देखिए सीरियम में 4f1 लिखा हुआ है, 5d1 लिखा हुआ है, 6s2 लिखा हुआ है। तो यहां से s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो d में फिर भी एक बच जाएगा, d में फिर भी एक बच जाएगा। तो d में एक बच जाएगा तो हम इसको क्या कह देंगे? तो ये +2 में चला जाएगा, +2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करके किसमें चला, एक इलेक्ट्रॉन और लूज करके किसमें चला जाएगा? +3 में, और एक इलेक्ट्रॉन अगर और लूज कर दिया तो +4 में चला जाएगा। इस तरीके से इसकी चीजें एक बार आप रीड कर लेना। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है मैंने आपको समझा रखा है,
रीजन सब बता रखी है, कॉन्सिक्वेंसेस भी बता रखा है, ठीक है। ट्रेंड्स इन आयनिक रेडिया क्या है, धीरे धीरे इसकी सारी जो है डिक्रीज होती रहती है। क्यों डिक्रीज? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज डिक्रीज होती रहती है, ये डिक्रीज हो रही है, देखिए सारी डिक्रीज हो रही है। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइट। लेंथेनाइट्स आर हाईली डेंस मेटल, डेंस होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है, छोटे होते हैं ना साइज में, तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दे फॉर्म एलॉयज इजीली विद अदर मेटल्स, एलॉय करने के लिए जल्दी ज़्यादा यूज होते हैं, इसीलिए इसमें गन मेटल में यूज किया जाता है इसको। ये सॉफ्ट होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है विद लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब लो, मतलब इजीली इसको ब्रेक किया जा सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट बात करें तो दे रेडली लूज इलेक्ट्रॉन एंड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देते हैं क्योंकि इनका डी सबसेल जो होता है वो वीक होता है, एफ सबसेल जो होता है वीक होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिग साइज होती है। बिग साइज से मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर से। ऐसे अगर सिर्फ लेंथेनाइट्स में देखा जाए तो साइज होते हैं छोटे, कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, लेकिन फिर भी लास्ट में आते हैं तो साइज बड़ी होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाई और लो ट्रांजिशन अलग एलॉय बना लेते हैं। इनका कौन सा है, +3 डाइवैलेंट होता है और रेस्ट जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। मतलब +3 वाले डाइमैग्नेटिक, वाइल ट्राइवैलेंट आयंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द लेंथेनाइट्स आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रोडक्ट है, जैसे एल्यूमिनियम, ये लिखा हुआ Ln मतलब लेंथेनाइट्स, अगर एसिड के साथ में लेंगे तो H2 गैस लिबरेट करेगा, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। हैलोजन के साथ में लोगे तो LnX3 बनेगा। क्यों X3 बनेगा? क्योंकि इसके ऊपर +3 चार्ज होता है, +3। वाटर के साथ में लोगे तो LHO3 बनाएगा। O3 क्यों बना रहा है? क्योंकि यहाँ पर +3 चार्ज होता है इसके ऊपर। इसमें भी क्या बना रहा है, ये Ln(C2) होता है। तो मैंने आपको क्या कहा था, 2 होता है, कार्बन के साथ में ये +2 में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये किसमें आ रहा है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के ऊपर -3 होता है, इसके ऊपर +3 होता है, तो ये कैंसिल होकर LnN बना देगा। यहाँ पर सल्फर ले लो तो सल्फर के ऊपर -2 होता है, Ln के ऊपर +3 होता है, इसीलिए Ln2S3 बना दिया। ये कहानी हो गई। यूजेस ऑफ लेंथेनम देख लीजिए, मिक्स्ड मेटल मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, 95% आयरन होता है, 5% ट्रेसेस होता है सल्फर के, कार्बन के, कैल्शियम के, एल्यूमिनियम के। किसलिए बनाया जाता है, ट्रेसर बेल, सेल एंड लाइटर फ्लेम्स। और ये ध्यान रखिएगा गन मेटल भी कहलाता है। अब आ जाता है एक्टिनाइट्स। क्या आ जाता है, एक्टिनाइट्स। एक्टिनाइट इंक्लूड द 14 एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम। ये लॉरेंशियम था, वहां पे गलत लिखा हुआ था, ठीक है, लॉरेंशियम। द एक्टिनाइट्स आर रेडियो एक्टिव, ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अर्लियर मेंबर्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ, लेटर वंस हैव हाफ लाइफ वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 3 मिनट्स फॉर लॉरेंशियम। 3 मिनट के अंदर ये गायब हो जाता है वैसा। हाई रेडिएशन होती है हाफ लाइफ। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमको पता होना चाहिए, 5F1 to 14, 6D0 to 1 एंड 7S2। इससे क्वेश्चन कम बनते हैं, डी से ज्यादा बनते हैं, ठीक है। आयनिक रेडिया के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक लेंथेनाइट्स, आयनिक रेडिया डिक्रीजेस रेगुलरली अक्रॉस द सीरीज। इनका भी लेंथेनाइट की तरह ही एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, धीरे धीरे साइज डिक्रीज होती है। एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि इसमें 5F होते हैं, 5F और भी पुअर सील्डिंग देता है 4F से, इसीलिए ये ज्यादा होता है। लाइक लेंथेनाइट मोस्ट कॉमन स्टेट इसका भी कितना होता है, +3। दे शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन रेट +3 बिकॉज़ ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 4F। मतलब क्या है कि ये +3 से +7 तक दिखाते हैं, लेकिन जो प्रीडोमिनेंटली आप देखेंगे कॉमन जो होगा वो +3 होगा। क्यों दिखाता है? क्योंकि इनका जो एनर्जी गैप होता है वेरी स्मॉल होता है। वेरी स्मॉल एनर्जी गैप मतलब इस तरीके से सेल्स होता है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल पास में है, तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन सारे बाहर आ जाएंगे। तो +3 से ये +7 तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। वेरिएशन दिखाया हुआ लेकिन पहला वाला 3 है, फिर 4 है, 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 6 7, वही वाली कहानी डी ब्लॉक वाली, 3 4 5 6 7 3 4 5 6, फिर धीरे धीरे घटने लग जाएगा, +3 तक ही रहेगा। +3 सब में कॉमन है, सिर्फ थोरियम को छोड़ ये याद रखना है, जो अलग है उसी को याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइट की बात करें तो दे आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होते हैं। एक्टिनाइट्स एक्सेप्ट थोरियम एंड एमरेशियम हैव हाई डेंसिटी होती है, सिर्फ किसकी नहीं होती है, थोरियम और एमरेशियम की। ऑल एक्टिनाइट्स आर स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं,
रिड्यूस करते सामने वाले को तो खुद ऑक्सीडेशन करते हैं। लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, साइज बड़ी हो जाती है ना भाई साहब, बहुत 198 पे पहुंच गए, 102 पे आप पहुंच गए हैं तो साइज तो बड़ी हो जाएगी, साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, हाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। ये कुछ इनके बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, पढ़ लिया। यूजेस ऑफ एक्टिनाइड्स, एटॉमिक रिएक्टर में यूज आता है और कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज आता है, न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर में यूज किया जाता है। ये था हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और इसका ये समरी दिया था आप एक बार देखिए। ये था हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों आपने इसको थोड़ी थोड़ी जानने की कोशिश की होगी, मैं मानता हूँ कि स्पीड थोड़ी तेज रही होगी, लेकिन इसको आप एक बार जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इसको एक बार पढ़ लेंगे आप और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका इजीली काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट तब आप क्या करेंगे, मेरे से बात करेंगे और आफ्टर दीपावली ब्रेक हम बात करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे। विश यू अ वेरी हैप्पी दीपावली। थैंक यू।